हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CACP IS अकेडमी। आज का डेट है 23 May 2025 एंड माई सेल्फ अपूर्व I will be discussing your newspaper with this following topics. So students, if you are continuously watching our newspaper analysis in this YouTube platform of CACP IS Academy, then I request you to drop a like in this video and also to subscribe the YouTube channel of CACP IS Academy और उसके साथ साथ आप और आपके फेलो एस्पिरेंट्स के साथ ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आप ज़रूर शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको अगर इस एनालिसिस के बाद ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं @CACP_Assam, जहाँ पर इस एनालिसिस के बाद ये PDF अपलोड किया जाता है। सो हियर इज़ एन अनाउंसमेंट बिफोर आई स्टार्ट द एनालिसिस. So you can see here students that from 27th to 30th May from 2 PM to 10:30 PM daily, मतलब 27th मई से लेकर 30th मई तक दोपहर 2 बजे से रात 10:30 बजे तक YouTube चैनल पर CACP IS अकेडमी का एक मैराथन सीरीज़ आरंभ होने वाला है, जहां पर आपको इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू प्रीलिम्स समझाया जाएगा with the PYQs of APSC and UPSC. Most probable questions will be discussed, current affairs, the strategic tips for examination, live interaction and all the doubt solving that will be very free of cost. And students, from 1st of June, that will be on Sunday from 8 AM to 8 PM, that is 12 hours. A 12 hours complete Maha Marathon will get organized on the YouTube channel of CACP IS Academy. प्लीज़ मार्क द डेट कि पहला मैराथन सीरीज जो होगा वो 27 मई से 30 मई तक होगा, 2 बजे से 10:30 बजे एवरी डे। और 1 जून को महा मैराथन होगा 12 घंटे का, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, PYQs, करंट अफेयर्स, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो इस बार APSC प्रीलिम्स में आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट, प्लीज़ मार्क योर कैलेंडर and subscribe to our YouTube channel so that every one of you, whoever are listening, you get present in that day. All right, please mark this in your calendar. So this will be very helpful और जिसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। So all the best students, and let's start our newspaper analysis of this particular 6 topics. So let's see, we will be discussing GS2 के 2 topics, that is वक़फ़ लॉ और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके साथ हम देखेंगे ग्रेवी केस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ग्रेवी केस क्या है, खाने का क्या है, अग्निवीर्स रोल इन ऑपरेशंस, देन वी विल सी अग्निवीर्स कौन है, देन वी विल सी अग्निपथ स्कीम जो कि बहुत ही चर्चे में था 2 साल पहले, देन अर्बन फॉरेस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स एंड किजाडी एक्सकेवेशन। ऑलराइट, so let's start with the first news, that is वक़फ़ लॉ सुप्रीम कोर्ट केस। सो वक़फ़ क्या है? वक़फ़ मैंने ऑलरेडी वी हैव डन मल्टीपल एनालिसिस ऑन वक़फ़। सो फिर से लेट मी टेल यू, वक़फ़ का मतलब है इट इज़ द प्रॉपर्टी डोनेटेड टू मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और चैरिटी और इन चैरिटी। अगर जो इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो मुस्लिम है, अगर उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी चैरिटी में या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया है तो उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को क्या कहा जाएगा? उस लैंड को कहा जाएगा वक़फ़। ऑलराइट, सो वक़फ़ रिलेटेड रिसेंटली 2025 में अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, जिनका एनालिसिस ऑलरेडी आई हैव डन। सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन फेवर ऑफ वक़फ़ लॉ। मतलब जो ये 2025 को जो वक़फ़ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वक़फ़ अमेंडमेंट एक्ट जो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन फेवर ऑफ वक़फ़ लॉ। अभी भी हमें ये पता नहीं है कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, पर ये लाइन पढ़ के मालूम चल रहा है कि वक़फ़ लॉ जो है उसके फेवर में ये जजमेंट आया है, मतलब गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट आया है। मतलब एक साइड में गवर्नमेंट है और एक साइड में पिटिशनर है जो कि इस अमेंडमेंट के खिलाफ है। सो वही हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ये जो हमारा जो ये फर्स्ट स्लाइड होता है हर एक न्यूज़ का, प्लीज़ आप अच्छे से देखिए कि एक पर्टिकुलर न्यूज़ किस
टॉपिक में कवर होता है और उसके साथ ये किस सब टॉपिक्स में होगा और उसका रिलेवेंस प्रीलिम्स में कैसे आएगा और मेंस में कैसे आएगा। जैसे कि वक्फ एक्ट में प्रीलिम्स में वक्फ एक्ट प्रोविजंस पूछा जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 25 to 30 जो कि फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस वेरी हाई है। और मेंस में जैसे कि बैलेंसिंग सेकुलरिज्म एंड कम्युनिटी राइट्स एंड रिफॉर्म ऑफ रिलीजियस लॉ, तो ये क्यों है, मतलब इस न्यूज़ से तो पता नहीं चलता, बट आगे जाके जब आप ये एनालिसिस देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मेंस रिलेटेड क्या आएगा और प्रीलिम्स रिलेटेड क्या आएगा। नेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाइल हियरिंग पिटिशंस चैलेंजिंग प्रोविजंस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने कहा है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसको मेंटेन करना है। तो अभी हमें जानना है व्हाट इज दिस प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। प्रिजम्पशन मतलब प्रिज्यूम, प्रिज्यूम मतलब टू एज्यूम प्रीवियसली, पहले से मान लेना मतलब प्रिज्यूम या फिर प्रिजम्पशन। आप ये दो पॉइंट अच्छे से पढ़ना। मैं अगर एक लाइन में ये बोलूँ तो ये है कि वक्फ लॉ को जो चैलेंज किया गया है बोलकर कि इनमें जो प्रोविजंस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक ये प्रूफ ना हो जाए तब तक वक्फ लॉ का जो प्रोविजंस है उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे। ऑलराइट, दैट इज प्रिज्यूमिंग, मतलब पहले से एज्यूम कर लिया जाएगा कि जो प्रोविजंस है वक्फ एक्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। Unless and until it is proved by the petitioners, it is proved by the challengers, जिन्होंने चैलेंज किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा। सो इट इज रिटन हियर, द प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट अ लॉ एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर इज प्रिज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अंटिल प्रूवन अदरवाइज। जब तक जो पिटिशनर है वो इस लॉ को या फिर जो प्रोविजन है उसको मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी प्रूफ ना कर पाए, वो ये प्रूफ ना कर पाए कि वो फंडामेंटल राइट्स को उसने वायलेट किया है और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, तब तक उसको प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी दिया जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट से कि द पिटिशनर्स हैज रेज्ड व्हाट इश्यूज दे हैव चैलेंज इन कोर्ट, जैसे कि द पावर ऑफ डी नोटिफिकेशन, मतलब वक्फ अमेंडमेंट लॉ में ये दिया गया है अगर किसी भी लैंड को वक्फ बोल के डिक्लेयर किया जाए तो उसको डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। पर वक्फ में जो रिलीजियस लॉ जो बोलता है कि एक बार डोनेट होने के बाद एक प्रॉपर्टी, एक लैंड वक्फ बनने के बाद वो फिर से मतलब उस कैटेगरी से निकाला नहीं जाएगा। बट इस लॉ में द पावर ऑफ डिनोटिफिकेशन दिया गया है कि उससे निकाला जा सकता है। देन कॉम्पोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, तो अगर हम वक्फ के कंपोजिशन देखें तो वहाँ पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया है बाय द अमेंडमेंट, उसके खिलाफ है क्योंकि वो बोला जाता है कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस में वहाँ पर सेकुलरिज्म ना आए तो बेहतर है, तो वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स ना होना बेहतर है। पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नॉन मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है, तो जो भी डिसीजंस होगा वो बाय मुस्लिम्स ही लिया जाएगा। बट टू सिम्बॉलिकली शो दैट इंडियन लॉ आर वेरी मच सेक्युलर, इसके वजह से क्या किया गया, इसके वजह से यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को भी मेंबर्स रखे गए हैं। इंक्वायरी बाय कलेक्टर ऑन वक्फ लैंड, कि जो कलेक्टर होगा उस डिस्ट्रिक्ट का वो वक्फ लैंड में वो इंक्वायरी भी करेगा। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट का स्टैंड वही है कि इट डिफेंडेड द सेकुलर एंड लीगल बेसिस ऑफ द वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेकुलर कलर वो देना चाहता है। आर्ग्यूड वक्फ इज नॉट एसेंशियली रिलीजियस प्रैक्टिस हैंड सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, कि द गवर्नमेंट इज सेइंग कि वक्फ जो है वो इस्लाम धर्म में कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट, ये लोग करते हैं पर ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसके लिए वो रेगुलेशन के अंदर आएगा। एंड इट जस्टिफाइड कंडीशंस लाइक 5 year कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट वक्फ, कि अगर किसी को वक्फ में लैंड डोनेट करना है तो उस इंसान वो 5 सालों से इस्लाम को वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है वैसा होना होगा। दीज आर द प्रोविजंस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग केस इज द ग्रेवी केस ऑफ कंज्यूमर एक्ट। तो क्या ग्रेवी है? ग्रेवी मतलब वही है जो आप खाते हो। तो देखिए केरला का जो कंज्यूमर कोर्ट है उसने रूलिंग क्या दिया है, जो ग्रेवी है इट इज़ नॉट अ राइट इन रेस्टोरेंट्स, कि अगर आप कहीं पर भी खाने जाते हो
सो जो इशू हुआ है वो हुआ है लेकर पराठा को लेकर, या फिर वो केरला में इसको परोटा कहते हैं। तो परोटा को लेकर वो इशू हुआ है कि कोई इंसान ने वो केस किया है कंज्यूमर कोर्ट में कि भाई मैं पराठा खाने गया था, उसके साथ मुझे ग्रेवी नहीं दिया गया। सो ग्रेवी इज़ द राइट, तो उसको लेकर केस कर दिया गया कंज्यूमर कोर्ट में। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है प्रीलिम्स में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस देखने हैं और सीसीपीए का फंक्शंस क्या है वो हम देखेंगे। मेंस में डिजिटल कंज्यूमर राइट्स, फॉल्स एडवर्टाइजिंग और लीगल अवेयरनेस। सो सबसे पहले देखिए कि जो केस है वो केस है कि द रेस्टोरेंट फेल टू सर्व फ्री ग्रेवी अलॉन्ग विद बीफ फ्राई एंड परोटा। कि कोई एक इंसान होगा वो परोटा के साथ बीफ फ्राई उसने ऑर्डर किया था और उसको फ्री ग्रेवी नहीं दिया गया। ऑलराइट, पर जो केरला में एर्नाकुलम का डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसने इस कंप्लेन को डिसमिस कर दिया कि भाई आप जो ग्रेवी मांग रहे हो ये कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है उस दुकानदार का। वो उस दुकानदार वो दैट इज इम्प्लाइड वो दे भी सकता है, वो नहीं भी दे सकता है। ऑलराइट, दैट इज इम्प्लिसिट टू द ओनर। ऑलराइट, कि आपको ग्रेवी मिलेगा ही ऐसा आपका राइट नहीं है। ठीक है, सो ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट टू प्रोवाइड फ्री ग्रेवी, तो दैट इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। देयरफॉर द नॉन प्रोविजन ऑफ ग्रेवी कुड नॉट बी कंसिडर्ड अ डेफिशिएंसी इन सर्विस। कि आपने अगर परोटा और बीफ फ्राई ऑर्डर किया है तो उसमें ग्रेवी अगर नहीं दिया गया उसमें डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर भाई मान लेते कि बीफ फ्राई में बीफ नहीं दिया गया या फिर परोटा में जो होना चाहिए वो नहीं है, उसको माना जाता। पर आपको ग्रेवी जो कि एक एक्स्ट्रा आइटम बनता है जिसको आपने ऑर्डर किया ही नहीं, तो उसमें आप अपना अधिकार नहीं मांग सकते हो। दैट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द ओनर। सो उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अगर ये यहाँ पर टॉपिक आया है तो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इट रिप्लेस द 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट it which aims to protect the interest of consumers and established authorities for timely and effective administration and settle of consumer disputes. What are the consumer rights that are redressed there? Right to be informed कि आप जो कंज्यूमर हो, आप जो खा रहे हो या जो खरीद रहे हो वो क्या है असल में, उसको इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। इंग्रेडिएंट्स हो, प्रिपरेशन हो, जो भी हो। राइट टू प्रोटेक्शन कि आपको हैरेसमेंट से हो या फिर ठगने से हो प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट टू चूज, यू हैव द राइट टू चूज योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड राइट टू सीक रिड्रेसल। तो वही रिड्रेसल सीक करने के लिए कोर्ट में गया, पर कोर्ट ने बोला कि भाई ग्रेवी तो आपने ऑर्डर किया ही नहीं, तो जो आपको फ्री में दे रहा है दैट इज ऑन द ओनर्स डिस्क्रिशन, पर ये इसका केस नहीं बनता है। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव टू जस्ट लर्न द सीसीपीए का फंक्शंस क्या है। To conduct investigation into violations of consumer right and institute complaints, order recall of unsafe goods and service, order discontinuance of unfair trade practices and misleading advertisement। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में आया था पास्ट few months back। It imposes penalty on manufacturers, endorsers, publishers of misleading advertisement। Alright, so बहुत कोई एक बहुत ही बड़ा कंपनी का misleading advertisement के ऊपर वो बहुत सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था। सो शायद आपको पता होगा, इट इज़ ऑफ द पतंजलि का जो एक कोई कोविड, इट हैड क्लेम्ड कि कोविड ख़त्म करने के लिए एक दवाई है, कुछ नाम दिया था उसका, आई कुड नॉट रिकॉल नाउ। सो उसके ऊपर वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था। इट क्लेम दैट इट विल क्योर कोरोना, कि जहाँ पर ऐसा कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि कोरोना को कुछ मेडिसिन क्योर कर सकता है, तो उसको लेके एक बहुत बड़ा केस बना था। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज़ द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कि सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके केस करोगे फॉर कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डज नॉट एक्सिड 1 करोड़। कि 1 करोड़ के कम अगर वैल्यू हो गुड्स एंड सर्विस का तो आपका केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उससे ज़्यादा अगर हो और 10 करोड़ तक हो तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा, और लास्ट में अगर 10 करोड़ से ऊपर वाला हो तो वो नेशनल कमीशन में जाएगा। सो इट इज़ अ 3 tier स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो ये एक इन्वर्टेड ट्राइंगल होगा ऐसा। द फर्स्ट वन विल बी योर डिस्ट्रिक्ट कमीशन,
this will be state commission and the upper one will be the national commission. That is a inverted triangular structure. याद रखिए कभी भी ये टर्म भी आ जाएगा कि ये जो ट्राइंगल है इन्वर्टेड है या अपराइट है, दैट इज इन्वर्टेड. नेक्स्ट, अग्निवीर्स रोल इन ऑपरेशंस. तो ऑब्वियसली यहाँ पर अग्निवीर्स रोल, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर. तो ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीर्स का क्या रोल था? तो ये आर्टिकल था एक आज असम ट्रिब्यून में, बेस्ड ऑन द आर्टिकल एक्सपीरियंस प्रूव्ड लिटमस टेस्ट फॉर अग्निवीर्स. मतलब जो अग्निवीर्स है तो ऑब्वियसली दे आर सेनानी. वो जो सेनानी है उनके लिए एक लिटमस या फिर प्रथम बार के लिए फर्स्ट टाइम उनको एक मौका मिला वार फुटिंग में काम करने में. सो यहाँ पर प्रीलिम्स में आप देखोगे अबाउट द अग्निपथ स्कीम, डिफेंस फोर्सेस स्ट्रक्चर्स, और मेंस में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इम्प्लीकेशंस ऑफ शॉर्ट टर्म सर्विस एंड ऑपरेशनल रेडीनेस. ये मेंस वाला हो गया, पर हम फोकस करेंगे प्रीलिम्स में टिल 8 जून. सो अग्निवीर्स इन ऑपरेशन. सो पहले ये अग्निपथ स्कीम देख लेते हैं हम, उसके बाद अग्निपथ स्कीम में जो एनरोल होगा वो होगा अग्निवीर. सो लेट्स सी अग्निपथ स्कीम. The Agnipath scheme, it was launched in 2022 and it was very much in debate. बहुत ही न्यूज़ में था, बहुत लोगों को इससे आपत्ति था कि ये स्कीम नहीं होना चाहिए. क्यों? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मिलिट्री रिक्रूटमेंट, कि इंडिया से लोगों को सिर्फ 4 साल के लिए मिलिट्री रिक्रूटमेंट किया जाएगा. उसके बाद उनको डीकमीशन कर दिया जाए, मतलब कमीशन तो नहीं किया जाए उनको, मतलब वॉलेंटरीली मतलब कंपल्सरी उनको छोड़ दिया जाएगा, और सिर्फ 25% को ही 4 साल के बाद परमानेंट कमीशनिंग मिलेगा. ऑलराइट, एंड द सोल्जर्स अंडर अग्निपथ स्कीम आर कॉल्ड एज अग्निवीर्स. ऑलराइट, तो जो डिबेट था कि भाई एम्प्लॉयमेंट अगर देना है आप लॉन्ग रन फुल टाइम के लिए दो, 4 साल के लिए क्यों? इससे तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होगा. अगर बच्चे 4 ईयर्स के लिए वो एनरोल होते हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद कुछ उनके लिए कुछ पर्क्स होगा कि नहीं होगा? ना ही पेंशन मिलेगा, ना ही किसी दूसरे जगह जॉब मिलेगा. सो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स? तो वो लेके बहुत ही डिबेट था. तो एज क्राइटेरिया क्या था? एज क्राइटेरिया वाज 17.5 to 21 years, but it was raised to 23 years for the first year. बेनिफिट्स, मंथली सैलरी, सेवा निधि पैकेज, प्रायोरिटी इन CAPF रिक्रूटमेंट. ऑलराइट, कि अगर CAPF का अगर रिक्रूटमेंट हो उसमें अग्निवीर को प्राथमिकता दिया जाएगा. CAPF क्या है? इट इज़ योर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स. ऑलराइट, सो व्हाट इज द की गोल ऑफ द अग्निपथ स्कीम? यूथफुल प्रोफाइल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, रिड्यूस्ड पेंशन बर्डन. मतलब गवर्नमेंट का बेनिफिट ये है ट्रेजरी में कि पेंशन नहीं देना है, और 4 साल के लिए इंडियन आर्मी का जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, जो यहाँ वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है, जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा और यूथ से भरपूर होगा. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द रोल इन अग्निवीर. तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सो 22 के बाद से ना, तो 22, 23, 24, 25 इन दिस 3 years जो भी जिन्होंने भी एनरोल किया था अग्निपथ स्कीम में, जो अग्निवीर है, तो उनको इस बार मौका मिला फॉर द फर्स्ट टाइम टू पार्टिसिपेट इन अ वार और इन अ काइंड ऑफ अ war-like situation during Operation Sindoor. Alright, so Agniveers recently inducted short-term soldiers under the Agnipath scheme were part of various active military operations this time. Okay, they participate in artillery, they participated in infantry and air defense units too. They actively involved in neutralizing drone incursions. तो आप जो इस बार न्यूज़ में देखे हो कि ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया गया, मतलब हमारे आसान भाषा में अगर बोले तो ड्रोन को ऊपर से मार के गिराया गया, तो उनमें भी अग्निवीर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल थे. एंड दे ऑल्सो सपोर्टेड क्रिटिकल एयर डिफेंस ऑपरेशंस. सो इसीलिए इसको कहा जाता है, इट इज़ द लिटमस टेस्ट, इज़ द फर्स्ट टाइम टेस्ट ऑफ द अग्निवीर्स, कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर अगर बहुत अच्छा हुआ है तो उसमें अग्निवीर्स के बहुत ही अच्छे रोल है. नाउ द गवर्नमेंट कैन प्लान फॉर फ्यूचर, क्या इस स्कीम को और भी कंटिन्यू किया जाए और लार्ज स्केल में उसको प्रमोट किया जाए, तो इंडिया का जो डिफेंस स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अग्निवीर. तो आप यहाँ से ये 4 पॉइंट पढ़ सकते हो. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. टिल देन मैं अगेन आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम 27th May to 30th May वी आर हैविंग मैराथन इन आवर यूट्यूब चैनल CSCP अकेडमी, जहाँ पर PYQs, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्ट्रेटेजिक टिप्स,
लाइव इंटरेक्शन एंड डाउट सॉल्विंग आपको कर दिया जाएगा, जो कंप्लीटली फ्री है यूट्यूब में। और 1 जून को होगा महा मैराथन फॉर कंटिन्यूसली 12 आवर्स फ्रॉम 8 AM to 8 PM. Okay, and all the major subjects will be covered. Next one is urban forest. So why we will be discussing urban forest? क्या है urban forest वो हम देखेंगे. So urban forests are increasingly emerging as crucial ecological assets in Indian cities. Alright, मतलब urban forest का क्या significance है वो हम देखेंगे. Why we are reading about urban forest? Because recently you heard about the Kancha Gachibowli. The Kancha Gachibowli, जो ये फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया था बहुत एरिया ऑफ लैंड, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको तुरंत ही उसमें बैन लगा दिया. तो अर्बन फॉरेस्ट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे. और जो इशू है वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो अर्बन फॉरेस्ट है उनको डिप्लीट किया जा रहा है. सो ये न्यूज़ आया बाय द रिसेंट कंट्रोवर्सी ओवर द प्रपोज्ड डिफॉरेस्टेशन ऑफ कंचा गाचिबौली इन हैदराबाद, which illustrates the precarious existence of such green pockets amidst rapid urbanization. तो अर्बन फॉरेस्ट क्या है? देखिए, अर्बन फॉरेस्ट जो है इट इज़ डिफाइंड एज ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम विद इन अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज. अर्बन का मतलब तो पता है, ये शहर है, सिटी है, टाउन है. पेरी अर्बन का मतलब होता है कि एक सिटी या फिर अर्बन एरिया के बगल में एक और आसपास जो जगह होता है. सपोज मान लीजिए कि इट इज़ द सिटी, इट इज़ द मेन सिटी. ठीक है, ये रेड वाला जो ये मैंने ऐसा गोला बनाया है, इट इज़ द मेन सिटी. तो उसके अड़ोस पड़ोस जो ये जगह होगा इसको बोला जाएगा पेरी अर्बन एरियाज़. तो ज़्यादातर जो फॉरेस्ट होता है ना अर्बन एरियाज़ के आउटस्कर्ट्स या फिर पेरी अर्बन एरियाज़ में, यहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट देखे जाते हैं. जैसे कि ये जो फोटो है ये कंचा गाचीबौली का है. तो आप फोटो के एकदम पीछे देखिए, ये यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग आप देख पा रहे हो, दैट इज़ द अर्बन एरिया. सो वो बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में है. तो ये वाला जो इतना लंबा स्ट्रेच देख रहे हो आप, दिस इज़ द कंचा गाचीबौली फॉरेस्ट जो एकदम एडजेसेंट टू द सिटी ऑफ हैदराबाद. ऑलराइट, सो इनको क्या किया जा रहा है? डिफॉरेस्ट कर दिया जा रहा है. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो और अर्बन फॉरेस्ट और क्या क्या है? इट इंक्लूड्स पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, ट्री लाइंड रोड्स. ठीक है, मतलब जो रोड होता है वो उसके बगल में ऐसा यहाँ पर ये रोड जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रीज़ है, पूरे एकदम लंबा स्ट्रेच ट्री लगा दिया है ना. सो देखने में बहुत ही सुंदर आ रहा है. तो उसको भी हम अर्बन फॉरेस्ट कह सकते हैं. इंस्टीट्यूशनल ग्रीन्स की मतलब बहुत एक बड़े से कैंपस में बहुत ही अच्छा एक ग्रीनरी उन्होंने बनाया है, पेड़ पौधे बहुत लगाए हैं, उसको भी बोला जाता है अर्बन फॉरेस्ट. और उसके साथ साथ कंचा गाचीबौली या फिर मुंबई में जो है आरे और दिल्ली रिज, बेंगलुरु में जो तुराहल्ली है, उनको भी आप पकड़ सकते हो एज नेचुरल फॉरेस्ट विद इन सिटी लिमिट्स. और दे आर अर्बन फॉरेस्ट. सो इम्पॉर्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट जो है, देखिए अभी एक सिटी और टाउन में कितना पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कार्यकर है. ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, उस कार्बन को ट्रैप कौन करेगा? पेड़ करेगा, फॉरेस्ट करते हैं कार्बन ट्रैप, राइट. देन इज योर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इट इज़ द रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. देन अर्बन हीट आइलैंड रिडक्शन. अर्बन हीट आइलैंड क्या है? मैं बोलता हूँ कि आप देखोगे, आप जहाँ रहते हो, अगर आप मान लीजिए कि जैसे कि मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, सो आसाम में गर्म है पर गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा गर्म है. ऑलराइट, आसपास अगर कभी भी खबर लिया जाए तो हाँ वहाँ गर्म है, पर ठीक है, चल जाता है, बरसात बारिश वगैरह होता है. पर गुवाहाटी सडनली बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है. वैसे मेजर जो शहर है, बड़े बड़े शहर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं. सो उसको कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड. तो अर्बन हीट आइलैंड की वजह से उन शहरों में बारिश भी बहुत ही कम होता है. वाटर मैनेजमेंट, इट एक्ट्स एज सेंचुरीज फॉर एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना. सो आप यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन फॉरेस्ट पढ़ सकते हो. और आप ये PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. ऑलराइट, सो कुछ जुडिशियल पॉलिसी इंटरवेंशंस भी है, जैसे कि गोदावर्मन केस. ये प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि गोदावर्मन केस जो है वो रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन.
दिल्ली रिज प्रोटेस्ट हुआ है, दिल्ली रिज को बचाने के लिए मुंबई में आरे फॉरेस्ट को मुंबई में आरे फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी एक प्रोटेस्ट हुआ था नेशन वाइड, मतलब नेशन वाइड ही प्रोटेस्ट बोल सकते हो, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र से बाहर भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि नगर वन योजना इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट इज गैलेंट्री अवार्ड्स। तो न्यूज़ आज क्या है, न्यूज़ आया है कि 6 कीर्ति चक्रास एंड 33 शौर्य चक्रास हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन पर्सनल from the armed forces, CAPF and state or UT police during a formal ceremony at राष्ट्रपति भवन। सो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना है कि अबाउट द गैलेंट्री अवार्ड्स। देखिए यहाँ पर 2 टाइप ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स है, एक है वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, नंबर 2 पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स क्या है, मतलब जब अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है जिसका कारण होता है जो भी शहीद हुए हैं या फिर जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं या फिर कंट्रीब्यूशंस उन्होंने बहादुरी बहुत दिखाया है, तो उन वार टाइम जब वार चल रहा था उस टाइम, ठीक है, तब वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दिया जाता है। और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स के क्या है, जब कंट्री में वार नहीं चल रहा होता, एक नॉर्मल टाइम में अगर कुछ इशू हो गया था, किसी ने अगर बहादुरी दिखाया है या फिर अपना प्राण दिया है और वटेवर, ठीक है। सो जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, द वन हु हैज़ मार्टियर्ड ड्यूरिंग वार। वैसे ही अशोक चक्र किनको दिया जाता है, द वन हु हैज़ बीन मार्टियर्ड नॉट इन वार बट इन एनी फाइट इंटरनली एंड नॉट टाइम ऑफ वार। ठीक है, कि से बॉर्डर में फायरिंग हो गया, वार नहीं है पर पाकिस्तान ने गोली चला दिया या फिर टेररिस्ट एनकाउंटर में कोई शहीद हो गया तो उनको अशोक चक्र दिया जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3, वार टाइम में वीर चक्र, फिर आएगा महावीर चक्र, उसके बाद ऊपर आएगा परमवीर चक्र। और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में भी 1 2 एंड 3, सबसे पहले आएगा शौर्य चक्र, उसके ऊपर कीर्ति चक्र, उसके ऊपर अशोक चक्र। एंड इट इज़ अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट कैन ऑल्सो बी अवॉर्डेड बाय पोस्थुमसली, मतलब कोई अगर शहीद हो गए हैं तो उनको भी अवार्ड दिया जाता है और वो कलेक्ट किया जाता है बाय द फैमिली मेम्बर्स। ऑलराइट, इट इज़ मेंट फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस। तो यहाँ पर आप उन बैजेस के चक्रस के फोटोज़ देख सकते हो। दे आर द वार टाइम, ये वार टाइम है और ये पीस टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट किजाहड़ी एक्सकेवेशन। सो हम जो आज न्यूज़ है, ये तमिलनाडु में एक एक्सकेवेशन साइट है किजाहड़ी एक्सकेवेशन, उसके रिलेटेड एक न्यूज़ आया है। एंड दिस एक्सकेवेशन साइट इज़ रिलेटेड टू द संगम एरा सिविलाइजेशन। तो हम आज देखेंगे ये किजाहड़ी एक्सकेवेशन साइट और अबाउट संगम एरा सिविलाइजेशन। सो किजाहड़ी एक्सकेवेशन, सो इट इज़ अ साइट, जैसे कि आपका IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन साइट है, ठीक है, हड़प्पन एक्सकेवेशन जो हुआ है, वैसा ही किजाहड़ी एक्सकेवेशन है, शायद प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग हो सकता है, जो कि एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था 2014 को। बहुत ही नया है ये जो साइट है, बहुत ही नया है। एंड इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ अमरनाथ रामाकृष्णा। ठीक है, आपको यहाँ से क्या जानना है, आपको मतलब ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, मतलब राइट, ये हुआ है, क्यों हुआ है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फर्स्ट इज इट इज़ लिंक्ड विद द संगम एज एंड जो कि साउथ इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर है, विच इज़ रिलेटेड टू द एंड विच इज़ सिग्निफिकेंट ऑफ द तमिल लिटरेरी एंड कल्चरल रिचनेस। सो इसमें क्या मिला है इस एक्सकेवेशन में, जैसे कि अर्बन सेटलमेंट एविडेंस, कि ड्यूरिंग द संगम पीरियड 3rd century BC to 3rd century CE, उस टाइम अर्बन सेटलमेंट एविडेंस मिला है, जैसे कि आप यहाँ पर साइट देख सकते हो, एक्सकेवेशन साइट। नेक्स्ट, pottery, brick structure and graffiti marks, charcoal samples dated around 200 BC using accelerator mass spectrometry, indicators of literacy and economic activity भी मिला है यहाँ पर। So why it is so important, देखिए, क्योंकि अभी तक जो अर्बन सेटलमेंट्स देखा गया है, सो वो ज़्यादातर नॉर्थ में देखे गए हैं, वट एवर यू से इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन। पर ये जो किजाहड़ी एक्सकेवेशन है, इट प्रूव्स दैट
and challenges the mainstream narrative that early urbanization was confined to Gangetic Plain. कि इंडिया में एक जो नैरेटिव है जो अर्ली अर्बनाइजेशन है वो गैंजेटिक वैली है या फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन में हुआ था. सो वो फॉल्स है. वो ये प्रूव कर रहा है कि वो साउथ इंडिया में भी, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी वैसा ही उसी टाइम भी क्या हुआ था, अर्बनाइजेशन हुआ था. सो ये सजेस्ट कंटेम्परेरिटी एंड कंटिन्यूटी विद आईवीसी. मतलब आईवीसी जब आईवीसी था उसी टाइम संगम एज में भी अर्बनाइजेशन था. हाईलाइट्स द ऑटोनॉमी एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ साउथ इंडियन सिविलाइजेशन. तो वो साउथ इंडियन सिविलाइजेशन को एक पोटेंशियल गेन मिलता है विच प्रोवाइड्स आर्कियोलॉजिकल कंटेक्स्ट टू संगम लिटरेचर. तो हम यहाँ पर संगम एज के कुछ फैक्ट्स देखते हैं. दैट इज इट रेंजेस फ्रॉम 300 BC टू 300 CE. संगम का मतलब है असेंबली और एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स एंड स्कॉलर्स. ये बहुत ही पुराना एक एज है. संगम लिटरेचर इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर, इंक्लूड्स पोएम्स एंड एपिक्स. और आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या क्या है वहाँ पर, किजडी, अडीचनलूर और अरिकामेडू. और मेजर किंगडम्स ड्यूरिंग द संगम एज इज द चेरास, चोलास एंड पांड्यास. तो अगर आपने अपना एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपने चेरा, चोला एंड पांड्या पढ़ा होगा. Alright students, so we have completed our analysis. So this is the 2 MCQs of today's series. Both are related to Sangam age. So please do answer these 2 questions in the comment section. And students, if you are interested in our foundation batch, we have 3 time slots from 8, 3 PM and 7 PM, morning, afternoon and evening. आपको अगर किसी भी टाइम स्लॉट में कंफर्टेबल लगता है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना एडमिशन ले सकते हो, जो कि फाउंडेशन बैच चलता है पूरा 12 महीना, दैट इज़ 1 ईयर, जहाँ पर एवरी सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रीलिम्स लेवल टू मेंस लेवल एंड आपके पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑल्सो if you want to order our smart books for yourself, there are 17 books for 17 books, 10 for prelims and 7 for mains. So you just call in this number and our team will guide you. Thank you so much. We will be meeting in the next analysis. Till